रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। जिस समय हुमायूं अपने राज्य विस्तार का प्रयत्न कर रहा था, गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। राजस्थान के मेवाड़ की रानी कर्णावती को कौन नहीं जानता। एक ओर जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। रानी के दो पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वे पराजित हुए। उस युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिसके वजह से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके बेटे राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभलने के लिए अभी विक्रमजीत की उम्र कम थी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया था, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहले हार मिली थी। रानी के लिए यह बहुत चिंता का मामला था। सभी राजपूत रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा रतन सिंह बैठे। राणा रतन सिंह के निधन के बाद उनके भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराणा बने। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में 7,000 पहलवान भर्ती किए। इन्हें जानवरों की लड़ाई, कुश्ती, आखेट और आमोद प्रमोद ही प्रिय था। इन्हीं कारणों व इनके व्यवहार से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे, और वे इन्हें छोड़कर बादशाह बहादुर शाह के पास व अन्यत्र चले गए। बहादुर शाह का भाई सिकंदर सुल्तान बागी होकर राणा सांगा के समय चित्तौड़ की शरण में रहा था। उसने बहादुर शाह के खिलाफ संघर्ष हेतु चित्तौड़ के सेठ करमाशाह से 1 लाख रुपए की सहायता भी ली थी। जब बहादुर शाह ने रायसेन दुर्ग को घेरा, तब चित्तौड़ की सेना ने उसकी सहायता की। इसी से नाराज होकर बहादुर शाह ने मोहम्मद असीरी, खुदा भखां को सेना सहित भेजकर 1532 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया व 3 दिन बाद ही खुद सेना सहित चित्तौड़ आ धमका।
मेवाड़ का तत्कालीन शासक विक्रमादित्य अयोग्य शासक था। मेवाड़ के लगभग सभी सामंत उससे रूठे थे, अतः जब मेवाड़ की राजमाता कर्मवती, जिसे कर्णावती के नाम से जाना जाता है, को समाचार मिलते सेठ पद्मशाह के हाथों दिल्ली के बादशाह हुमायूं को भाई मानते हुए राखी भेजी और मुसीबत में सहायता का अनुरोध किया। हुमायूं ने राजमाता को बहन माना और उपहार आदि भेंट स्वरूप भेजे व सहायता के लिए रवाना होकर ग्वालियर तक पहुंचा। तभी उसे बहादुर शाह का संदेश मिला कि वो काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा है। तब हुमायूं आगे नहीं बढ़ा और 1 माह ग्वालियर में रुककर आगरा चला गया। विक्रमादित्य ने बहादुर शाह से संधि करने के प्रयास किए पर विफल रहा। बहादुर शाह ने सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर चित्तौड़ पर तोपों से हमला किया। उसके पास असंख्य सैनिकों वाली सेना भी थी, जिसका विक्रमादित्य की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः राजमाता कर्मवती ने सुल्तान के पास दूत भेजकर संधि की वार्ता आरंभ की और कुछ शर्तों के साथ संधि हो गई। परंतु थोड़े दिन बाद बहादुर शाह ने संधि को ठुकराते हुए फिर चित्तौड़ की ओर कूच किया। राजमाता कर्मवती को समाचार मिलते ही उसने सभी नाराज सामंतों को चित्तौड़ की रक्षार्थ पत्र भेजा। यह आपकी मातृभूमि, मैं आपको सौंपती हूँ, चाहे तो इसे रखो अन्यथा दुश्मन को सौंप दो। यह आपकी मातृभूमि है, मैं आपको सौंपती हूँ, चाहे तो इसे रखो या दुश्मन को सौंप दो। इस पत्र से मेवाड़ में सनसनी फैल गई। सभी सामंत मातृभूमि की रक्षार्थ चित्तौड़ में जमा हो गए। रावत बाघा सिंह, रावत सत्ता, रावत नरबत, रावत दूदा चुंडावत, हाड़ा अर्जुन, भैरूदास सोलंकी, सज्जा झाला, सिम्हा झाला, सोनगरा माला आदि प्रमुख सामंतों ने मंत्रणा कर महाराणा विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, जो उस वक्त शिशु थे, को पन्ना धाये की देखरेख में बूंदी भेज दिया गया। बहादुर शाह जनवरी 1535 में चित्तौड़ पहुंचा और किला घेर लिया। उस वक्त अपने बागी सरदार मोहम्मद जमा के बहादुर शाह की शरण में आने से नाराज हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठाकर गुजरात बचाने हेतु प्रस्थान की सोची। तभी उसके एक सरदार ने उसे बताया कि जब तक हम चित्तौड़ में काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हुमायूं आगे नहीं बढ़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं सारंगपुर रुक गया और चित्तौड़ युद्ध के परिणामों की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर मार्च 1535 में बहादुर सेना के तोपखाने के भयंकर आक्रमण से चित्तौड़ की दीवारें ढहने लगी। भयंकर युद्ध हुआ। चित्तौड़ के प्रमुख सामंत योद्धाओं के साथ महाराणा सांगा की राठौर रानी जवाहरबाई ने पुरुष वेश में अश्वारूढ़ होकर युद्ध संचालन किया। आखिर हार सामने देख राजपूत वॉरियर ने अपनी चिर परिचित परंपरा जौहर और शाका करने का निर्णय लिया। 13,000 क्षत्राणियों ने गौमुख में स्नान कर, मुख में तुलसी लेकर पूजा पाठ के बाद विजय स्तंभ के सामने बारूद के ढेर पर बैठकर जौहर व्रत रूपी अग्नि स्नान किया। जौहर व्रत की प्रज्वलित लपटों के सम्मुख राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर, पगड़ी में तुलसी टांग, गले में सालिग्राम का गुटका टांग, कसुम्बा पान कर किले का दरवाजा खोल दुश्मन सेना पर टूट पड़े और अपने खून का आखिरी कतरा बहने तक युद्ध करते रहे। इस तरह चित्तौड़ का यह दूसरा जौहर शाका संपन्न हुआ।
कहा जाता है इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि रक्त का एक नाला बरसाती नाले की तरह किले से बह निकला था। इस तरह रानी कर्मवती ने अपने अयोग्य पुत्र के शासन काल व जैसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के बीच अपनी सूझबूझ, रणनीति और बहादुरी से चित्तौड़ के स्वाभिमान, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।